सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूं सर, थैंक यू। आपने समय दिया। दरअसल 2 से 3 अहम इशू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। आर्मी में रैंक का रीस्ट्रक्चरिंग होने जा रहा है। कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सर? इस बात की चर्चाएं बहुत तेज हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक को खत्म किया जाएगा, ब्रिगेडियर रैंक को, क्योंकि हम तो ब्रिगेडियर शरदेंदु सर बोलते हैं, वो ब्रिगेडियर रैंक को ही खत्म करने की बातचीत चल रही है। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई सर? अगर ब्रिगेडियर रैंक खत्म होगा तो हमारे ब्रिगेड को कमांड कौन करेगा? अगर लेफ्टिनेंट कर्नल खत्म हो जाएगा तो रेजिमेंट का ट्वाइस ही कौन होगा सर? देखिए राजेश जी, रैंक स्ट्रक्चरिंग इज अ कॉल ऑफ द टाइम। हमेशा कार्डर रिव्यू होता है, और जब भी हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पैरिटी की बात करते हो। और फौज में बहुत ज्यादा रैंकिंग था, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक, फील्ड मार्शल तक, इन सारों को कंबाइन करने की आवश्यकता हुई। और समय बदल रहा है। जब आप रनिंग पे बैंड की बात करते हैं और जब आप इस तरीके से सिविल काउंटर पार्ट में अपने प्रोटोकॉल पे जाते हैं तो तमाम रैंक आते हैं जो बाधा क्रिएट करते हैं। लिहाजा अगर हिंदुस्तान की आर्मी, जिसमें तीनों सशस्त्र सेनाएं शामिल हैं, उनके रैंक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंस मैं आर्मी से, तो मैं उसकी व्याख्या बता सकता हूँ। देखिए, सेकंड लेफ्टिनेंट पहले से ही आउट हो रखा है। ट्रेनिंग के समय लेफ्टिनेंट, अगर वो कैप्टन से कमीशन हो, मेजर है, और मेजर के बाद सीधा कर्नल बना दिया जाए, तो जो आप ट्वाइसी बता रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कौन होगा, जो सीनियर मोस्ट मेजर होगा वो ट्वाइसी हो जाएगा। क्योंकि ट्वाइसी कोई अलग से अपॉइंटमेंट एमएस ब्रांच का नहीं है। जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर यूनिट में होता है वो ट्वाइसी की ड्यूटी करता है। तो जो सीनियर मोस्ट मेजर होगा वो कर सकता है ट्वाइसी की ड्यूटी। और कर्नल के बाद आप सीधा ब्रिगेडियर रैंक हटा दें, मेजर जनरल बना देंगे, ये भी एक वेलकम स्टेप है। ब्रिगेड कमांड मेजर जनरल करेगा, और जब ब्रिगेड कमांड मेजर जनरल करेगा तो आप जो कोर है, डिवीजन है, कोर है, वो लेफ्टिनेंट जनरल की कमांड में चली जाएगी। तो आप मिनिमम 6 रैंक में आ जाते हैं। कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, कर्नल हो गया, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। 6 रैंक में पूरी इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर आ जाता है। और एक रनिंग पे बैंड दीजिए जिससे कि सारे रैंक एंड फाइल में सुविधा। और ये सिर्फ अफसर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए राजेश जी, मैं तो जवानों के लिए भी लागू करता हूँ। उसमें लांस नायक की भूमिका खत्म कर दी है। नायक बनाइए, लांस हवलदार हटा दीजिए, हवलदार बनाइए और सूबेदार बनाइए। नायक सूबेदार की भी जरूरत नहीं है। तो आप नायक बनाइए, हवलदार बनाइए और सीधे सूबेदार बनाइए, और उसके बाद सूबेदार मेजर। तो उनका भी कॉम्पैक्ट हो गया। आप रनिंग पे बैंड कर देंगे, एश्योर्ड प्रमोशन टिल हवलदार आप दीजिए, और उसके बाद जब वो कार्डर करेगा प्रमोशन और वैकेंसी के हिसाब से उसको सूबेदार बनाइए। तो अगर इस तरीके की रैंक स्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, जैसे कि आर्टिलरी यूनिट में 36 जेसीओज होते हैं, तो सारे के सारे अगर सूबेदार होंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीनियरिटी के हिसाब से वो अपनी ड्यूटीज बांट लेंगे और काम चलेगा। तो जब आप रैंक स्ट्रक्चरिंग करें तो समूचे वर्ग का करें, जवान का करें, जेसीओ करें, ऑफिसर करें, जिससे कि सारे वर्ग की चीजों को एड्रेस किया जा सके और एक रनिंग पे बैंड दे। किसी भी हालत में किसी को फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज इट इज इंडियन आर्मी के तमाम रैंक एंड फाइल, इनका ये कंप्लेन रहता है कि जो उनके पे एंड अलाउंस है, टाइम टू टाइम उसका में इंक्रीमेंट होना चाहिए, डीए से रिलेटेड होना चाहिए, और उनको मैं बीच में टोक रहा हूं आपको कर सके रैंक को लेकर, क्योंकि हर रैंक आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है, एक आपको एक्सपीरियंस देता है। अगर आप लेफ्टिनेंट आते हैं, कर्नल, उसके बाद कैप्टन बनते हैं, आप कंपनी के बीके होते हैं, बीसी के बाद बैटरी कमांडर के बाद आप बीके होते हैं, तो वहां से आप चीजों को सीखते हैं। एक मेजर के नीचे आप रहते हैं, चीजों को सीखते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। सेम अगर आप लेस नाइक होते हैं, नाइक हवलदार बनते हैं, नाइक सूबेदार बनते हैं, तो एक उस फेजेस में आप सीखते हैं। आपका जो रैंक है वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। तो वो बीच में जो गैप है, क्या उसका इंपैक्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, आपके जो सीखने का वक्त है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा सर, अगर ये बीच में जो रैंक खत्म कर दिए जाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि मैं इसको बहुत बड़ी बाधा नहीं मानता हूँ। सीखने वाला हर जगह सीख लेता है और ना सीखने वाला कहीं नहीं सीखेगा। जब आप लेंथ ऑफ सर्विस इफेक्टेड नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर आपने नायक किसी को 7 साल में बनाया, तो वो 1 से लेके 7 साल की सर्विस तक वो जवान है, वो सारी चीजें सीख सकता है। जब वो नायक बनेगा तो वो अपनी ड्यूटी को भली भांति समझेगा। और नायक के बाद जब वो हवलदार बनता है तो 12 से 14 साल में हवलदार बनता है। तो 7 से 12 साल का जो समय, 4 साल का, 5 साल का समय, उसमें वो सारी ड्यूटी करेगा। और
देखिए इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग है कि आप 2 अप काम करना सीखते हैं। आप जिस रैंक में होते हैं उसके 2 अप आपका काम का एक्सपीरियंस दिया जाता है। आप अपना तो काम करते ही हैं, नेक्स्ट हायर रैंक का भी काम करते हैं, तो लिहाजा एक बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होता है जब आप नेक्स्ट रैंक पे प्रमोट होते हैं। तो 2 अप का काम आना चाहिए। इस तरीके से अगर इसकी व्याख्या की जाए और ट्रेनिंग में सिंसियरिटी दिखाया जाए तो ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये ओवरकम किया जा सकता है। शुरू में आ सकती है दिक्कत क्योंकि हम एक माइंडसेट से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप इस माइंडसेट को ब्रेक करेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे और उनको 2 अप की ड्यूटी का एहसास दिलाएंगे तो सारे रैंक एंड फाइल इसमें खड़े उतरेंगे। जी, एक पॉइंट मेरा और है क्योंकि बड़ी डिटेल बातचीत हम कर रहे हैं। क्या जिस प्रकार से सीएपीएफ को लेकर हाल ही में एक डिसीजन लिया गया है कि जो भी सीएपीएफ में रिटायर्ड होगा उसको 1 महीने पहले जो है नेक्स्ट रैंक लगा दिया जाएगा। क्या इसको हम इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं? कि जो भी अगर जवान है 24 साल करके जा रहा है उसे सूबेदार बनाकर रिटायर्ड किया जाए, 1 महीने पहले उसे सूबेदार बनाया जाए और उसे रैंक ही नहीं लगाया जाए बल्कि पेंशन जाने के बाद उसे वो बेनिफिट भी मिले। अगर सीएपीएफ में हो सकता है तो इंडियन आर्मी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए सर। राजेश जी, आप जो है बड़े अच्छे से कड़ियों को जोड़ते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने सही बोला, ये मेरे जहन की बात आपने बोल दी। मैं इस पॉइंट को बहुत दिनों से सोच रहा था, आज से नहीं 10 साल पहले से सोच रहा था कि कैसे आप सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा सकते हैं दोज सर्विंग सोल्जर जो घर जाने, जो पेंशन जा रहे होते हैं। तो अगर आप उनको एज इट इज देखिए, हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर है, बड़े कम लोग प्रमोशन हो पाते हैं। हर रैंक पे, हर फाइल पे आपका 50% प्रमोशन होता है, बाकी उसी रैंक पे रह जाते हैं। तो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाने के लिए, उनकी पेंशन को एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लेवल पे ले जाने के लिए, अगर आप जाने से पहले उसके 6 महीने पहले उसको नेक्स्ट रैंक देते हैं तो एक बहुत वेलकम कदम होगा। देखिए, आप ऑनररी रैंक देते हैं, हवलदार को नायब ऑनररी देते हैं, ऑनररी सूबेदार देते हैं, इसी तरह सूबेदार को ऑनररी कैप्टन रैंक देते हैं। अगर इसी की परंपरा को जारी रख के इसको सारे रैंक एंड फाइल पे लागू कर दिया जाए और नेक्स्ट रैंक दे दिया जाए उसके रिटायरमेंट से पहले, तो एक बहुत बेहतर कदम होगा, क्योंकि हमारा जो प्रमोशन का स्ट्रक्चर है वो बड़ा नैरो है, लिहाजा एक वेलकम कदम है। मैं आपके सूझबूझ को दाद देता हूँ और जिस तरीके का कंपैरिजन आपने किया है ये काबिले तारीफ है। हिंदुस्तान की आर्मी को इस दिशा में सोचना पड़ेगा और इसको इस 8 पे कमीशन या जल्दी से जल्दी अगर लागू करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई होगा। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और साथ में उसको एक बेहतर पेंशन, बेहतर पोस्ट रिटायरमेंट एवेन्यू मिलता हुआ नजर आता है। मिलना, और मुझे लगता है कि शायद जल्दी ही इसके ऊपर भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सोचे, विचार करे और हमारे आर्मी ऑफिसर, आर्मी चीफ जो है पहल करें। देखिए, मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूं, लेकिन दूसरा दिमाग मेरा कहता है कि ना जाने क्यों जल्दी ही इस देश के अंदर प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट आएगा और बड़े बड़े घराने जो हैं वो कंपनियां बनाकर जो हैं विदेशों में भर्तियां भी कराएंगे। जैसे कबूतरबाजी होती थी पंजाब में, वैसी कबूतरबाजी आने वाले वक्त में अग्निवीरों की भी हो सकती है। भगवान ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन लगता है कि ऐसा होने वाला है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शिरदेंदु सर, आप आए, तमाम मुद्दों पर आपने बात की। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू।